नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक लगता है चीन की क्रांति। ठीक है। और मुख्य रूप से दिक्कत ये आती है कि चीन की क्रांति कहाँ से कहाँ तक पढ़ी जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का निवारण कर देता हूँ। चीन की क्रांति 1911 के संदर्भ में आपको दोस्तों पढ़ना है। ठीक है ना। मुख्य रूप से 1911 के रूप में ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ लेना, 1911 से प्रश्न बनेगा। अब ऐसे नहीं है कि 1911 वाला ही पढ़ो आप। 1911 से पहले केवल 3 या 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3-4 चीज़ें हैं? एक तो जो 2 अफीम युद्ध हुए थे उनका ध्यान रख लेना। एक चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ था उसका ध्यान रखना है। एक बॉक्सर युद्ध हुआ था उसका आपको ध्यान में रखना है। और जापान रूस के बीच में युद्ध हुआ है तो वहाँ रूस के अंदर भी पढ़ते हैं अपने, और चीन के अंदर भी अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। जो संधि हुई है वो सारी संधि जिस जिस युद्ध के बाद में हुई है, कौन सा युद्ध हुआ है, वो थोड़ा सा देख लेना आप। इनका क्रम पूछा जा सकता है, इनका कारण पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? 1911 की चीन की क्रांति पढ़नी है। 4 या 5 लाइनों में दोस्तों पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लेना पहली वाली। ठीक है ना। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, एक एक दो दो लाइनों का है ये सारा। और 1911 में चीन की क्रांति पढ़नी है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1911 चीन की क्रांति, मेरे हिसाब से 1911 से प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में जब आपका मैं आज टेस्ट रहूँगा चीन की क्रांति का, उसके बाद में मैं वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद तो 100% मैं श्योर हो जाऊंगा कि बाहर जाने वाला नहीं है। तो 2 चीज़ों तो आप ये ध्यान रखें, 1911 पढ़ें साथ में मेरा वीडियो देखें। नंबर 3 चीज़, अब 1911 के बाद में क्या पढ़ें? तो 1911 के बाद में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। 1948 तक तो जो घटनाक्रम हुआ है उसको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे बीच में लॉन्ग मार्च होता है 1934-1935 वाला। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग मार्च का भी। और 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और होती है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, जिस भी आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान लग जाएगा। 3 या 4 लाइनें जिस तरह से 1911 से पहले आपको मिलेगी, उसी तरह 1911 के बाद में केवल 4-5 लाइनें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बड़े बड़े तौर पर। ठीक है। 1911 के बाद में एक 1919 वाला देख लेना आप। ठीक है ना। 1919 के अंदर जो 4 मई वाला हुआ था ना, 4 मई। ठीक है ना। 4 मई का जो विरोध है, थोड़ा सा उसको देख लेना। और बस यही है लॉन्ग मार्च वाला और साम्यवादियों का। ठीक है ना। और 1911 पर वेरी मोस्ट है, कोई 10 से लाइना 1911 की है। और इसके अंदर से आपको 2 प्रश्न मिलते हैं दोस्तों, 2 मिलेंगे, नहीं तो 1 प्रश्न तो आपको 100% इससे मिलेगा, केवल और केवल इसकी 20 लाइनों से। 10 लाइनें ये है 1911 की और 10 लाइनें और है जोड़ तोड़ करके। तो 20 लाइनें हैं, 10 लाइनें मैं पढ़ा देता हूँ, 10 लाइनें आप पढ़ लेना। 2 प्रश्न आपके पक्के हैं, यानी कि स्कूल व्याख्याता में 4 नंबर आप ऊपर रहेंगे दूसरों से। और आराम से पढ़ लेना। चीन की क्रांति से जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही सरल प्रश्न आएगा। आए हुए प्रश्नों को देख लेना, जो भी एग्जाम में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों को देख लेना और अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है ना। क्रम अब की बार पूछा जा सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जितने सरल प्रश्न बनने थे वो शायद मेरे हिसाब से बन चुके हैं। और या तो अब की बार कोई यहाँ पर कोई बुक्स वगैरह है तो इसका देख लेना, या फिर इसका क्रम पूछा जा सकता है अब की बार, कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी घटना बाद में हुई। क्योंकि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-3 बार इसका क्रम पूछ लिया गया है चीन की क्रांति से संबंधित। तो थोड़ा अब शुरू करते हैं। चीन की क्रांति 1911, पीछे वाले एग्जाम में प्रश्न आया था किस राजवंश का शासन था, तो मांचू राजवंश का शासन था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। तत्कालिक कारण क्या था? रेल नीति थी। होंको कांड 10/10/1911, 10 अक्टूबर 1911। यहाँ पर डबल टेन इसको कहते हैं। डबल टेन किस घटना से संबंधित है, तो ये पूछा जा सकता है आपको। डबल टेन चीन की क्रांति से संबंधित है। होता क्या है कि 1910-11 के अंदर जो मांचू राजवंश के शासन थे, अधिकारियों द्वारा यहाँ पर रेल निर्माण का कार्य चीन के अंदर दिया गया था। वो देश यानी कि लोकल की जो कंपनियां हैं उनको न देकर विदेशी कंपनियों को दे दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। उसी विरोध के अंदर क्या होता है, होंको नामक स्थान पर एक रूसी बस्ती होती है और वहाँ पर बम फट जाता है। ठीक है ना। तो इसका विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा और वहाँ पर आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली थी। तत्कालिक कारण ये था। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, होको कांड के कारण डबल टेन 10/10/1911, 10 अक्टूबर 1911 के अंदर चीन का जो क्रांति है वो शुरुआत होती है। किस प्रांत से शुरुआत होती है? होंको प्रांत कह सकते हो आप। होंको यदि लिखा हो तो होंको लिख सकते हो। प्रांत यदि पूछे तो जेचुआन प्रांत से होती है। प्रांत का नाम क्या था दोस्तों? जेचुआन प्रांत। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो सेना थी, ठीक है ना, सेना को आदेश दिया था विरोध दबाने के लिए। सेना को आदेश दिया था विरोध दबाने के लिए, लेकिन सेना का जो कर्नल था जिसका नाम था
ली युआन हुंग ये सेना का ऑफिसर था, कर्नल था ली युआन हुंग। इसने सेना जो क्रांतिकारी थे इनके पक्ष में कर दी और खुद ही विरोध पर उतर आए थे, ठीक है ना, क्योंकि इनके जो संबंध थे वो कुछ इसी तरह से थे कि बम वगैरह जो बना रहे थे उनके साथ संबंध थे। तो इन्होंने सोचा हमारा नाम क्यों आई, इसलिए हम क्रांतिकारियों के साथ ही हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने जांच नहीं की। तो ली हुआन हुंग ने, युआन हुंग जो था इसने नेतृत्व कर लिया था। मुख्य रूप से जो नेतृत्व किया गया था वो सनायत सेन के द्वारा किया गया था। और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बात सनायत सेन क्रांति के समय कहाँ थे, तो अमेरिका से नेतृत्व कर रहे थे, अमेरिका के अंदर थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब युआन शिकाई, ठीक है ना, युआन शिकाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इस आंदोलन के डर के कारण जो सरकार चल रही थी वहाँ पर, तो प्रधानमंत्री के रूप में युआन शिकाई को बना दिया गया। युआन शिकाई भी एक सेना का ही रिटायरमेंट बंदा था, ठीक है ना, ऐसे मान सकते हो आप, जिसने क्रांतिकारियों को दमन तो नहीं किया और पीकिंग में जाकर स्वयं की सरकार बना ली थी। राष्ट्रवादी व्यक्ति था, साम्राज्यवादी व्यक्ति था, साम्राज्य का विस्तार करने वाला था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है ना। तो जो युआन शिकाई है इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके जवाब के अंदर तत्कालीन जो थी मानचू की सरकार उसके द्वारा तो 1 जनवरी 1912 को चीन को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा जाता है, नोंकिंग के अंदर। ये किसके द्वारा किया गया था, युआन शिकाई के द्वारा, ठीक है दोस्तों, युआन शिकाई के द्वारा ये किया गया था। और दिसंबर 1912 के अंदर, दिसंबर 1911 के अंदर जो आपके सनायत सेन है ये यहाँ पर आ जाते हैं, ध्यान रखना, चीन के अंदर आ जाते हैं सनायत सेन जी। और इन्होंने, इनके साथ मिलकर इन दोनों ने 1 जनवरी 1912 को चीन को गणतंत्र स्थापित कर दिया था और इसका मुख्यालय नाकिंग के अंदर रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बस यही मोटा मोटे तौर पर पूछा जाता है कि कब गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है ना। और 12 फरवरी 1912 इस तारीख का आपको ध्यान रखना है, ये तारीख एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 12 फरवरी 1912 को मंचू राजवंश है उसके शासन की समाप्ति कर दी गई थी और युआन शिकाई को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। होता तो क्या, राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है आपके सनायत सेन को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, लेकिन सनायत सेन ने राष्ट्रपति इसके लिए छोड़ दिया था क्योंकि ये सनायत सेन जी तो चाहते थे कि गणतंत्र की स्थापना हो और जो व्यक्ति आपका युआन शिकाई है ये चाहता था राजतंत्र की स्थापना हो, सीमित इस तरह से, है ना, सीमित राजतंत्र चाहता था। तो इसने कहा था मैं राष्ट्रपति पद छोड़ दूंगा और आप गणतंत्र की स्थापना कर दो। तो युआन शिकाई की भी मान गया था, लेकिन जैसे इसको राष्ट्रपति का पद मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा अपनी चलाने लगता है, मतलब, और जिसके लिए पद छोड़ा था सनायत सेन ने वो पूर्ति नहीं कर पाता है। क्रांति के समय राजकुमार कौन था, तो कुल मिलाकर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कौन बनाया गया था, युआन शिकाई बनाया गया था, प्रथम राष्ट्रपति था, ठीक है ना। और मानचू वंश की राजवंश समाप्त कब हुआ था, 1912 के अंदर, 12 फरवरी 1912 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रांति के समय राजकुमार था, राजकुमार का शासन था। राजकुमार का नाम आपको पूछे तो ध्यान रखना है सुवांगतुंग, ये पीछे वाला नाम केवल आप याद रखना, सुवांगतुंग इसका शासन था, ठीक है ना। 1906 के अंदर जो लेडी होती है वो क्या नाम, अच्छे नाम है उसका, देख लेना आप किताब के अंदर, उसका निधन हो जाता है। उसके बाद ये जो राजकुमार है इसका शासन था। सनायत सेन ने सन मिन चू ये नारा दिया था। सन मिन चू का नाम क्या है, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और आर्थिक उन्नति, ये नारा दिया था। अब मेरे को आप एक चीज़ आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सनायत सेन ने जिस पार्टी का गठन किया था उस पार्टी का नाम क्या था, ठीक है ना। ये प्रश्न 100% इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा और यही आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। 1923 में अब क्या हुआ था, 1916 के अंदर जो युआन शिकाई थे इनका निधन हो जाता है और इनके निधन होने के बाद सनायत सेन यहाँ पर राष्ट्रपति पद की बागडोर संभाल लेते हैं। और 1923 के अंदर रूस के साथ एक वार्तालाप करने के लिए रूसी परामर्शदाता है बोरोदीन, इसको यहाँ पर बुलाते हैं। और बोरोदीन जब यहाँ पर आता है तो इन्होंने जिस पार्टी का मैंने आपको नाम बोला है इस पार्टी का पुनर्गठन करते हैं बोरोदीन, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो किस रूसी की सहायता से पार्टी का पुनर्गठन किया गया था, तो बोरोदीन की सहायता से पार्टी का पुनर्गठन किया गया था। सनायत सेन ने कथन कहा है कि विश्व के सभी अविकसित देशों में रूस के दिशा निर्देश पर चलने की जरूरत है। एक बार शायद पिछले वर्ष किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था
कि सनायत सेन है, ठीक है ना। प्रश्न किस तरह से था देखिए कि सनायत सेन ने किस देश को अपना समर्थन दिया था, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन उसके अंदर थे, भारत भी था उसके अंदर, और भारत था, जापान था, अमेरिका था और रूस था। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो इस कथन से आपको पता लगता है 2 चीज़ें इन्होंने की थी, एक तो रूसी व्यक्ति को बुलाते हैं और इन्होंने सीधा सीधा कथन ये भी कहा है कि विश्व के सभी अविकसित देशों को रूस के दिशा निर्देश पर चलने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, चीन के अंदर जो सनायत सेन का इतिहास में स्थान है वही भारत के अंदर महात्मा गांधी का है और टर्की के अंदर कमाल पाशा का है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। तो ये आपके हो गए बड़े बड़े तौर पर 1911 की क्रांति। कैसे लगे आपको वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे दोस्तों वो मैंने पूरे ऐड करने की कोशिश की है। और यदि कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो वो मैं आपको टेस्ट की व्याख्या के सहित आपको समझा दूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। और टेस्ट सीरीज़ आपकी अच्छी चल रही है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।